रहे हैं। बाबूलाल मरांडी क्या कह रहे हैं इन रुझानों से ठीक पहले वो एक बार सुनवा देते हैं। चुनाव के बाद हम सब लोगों ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक हम लोगों ने लिया है, मैं उस आधार पर कह सकता हूँ झारखंड में इस बार 51+ सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को आएगी और सरकार एनडीए गठबंधन की यहाँ बनेगी। क्या कुछ ऐसे निर्णायक फैक्टर्स रहे जो कारगर साबित हुए आप लोगों के लिए? तो ये निर्णायक फैक्टर तो कई थे, उसमें से एक तो जैसे हमने कहा कि करप्शन ऊपर से लेकर के नीचे तक, वे आम लोग उससे परेशान थे, तबाह थे, कानून व्यवस्था भी बिगड़ा हुआ था, डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा था। और फिर बांग्लादेशी घुसपैठिए, क्योंकि हेमंत सरकार उनको यहाँ बसा रहे थे, उनका राशन कार्ड बनाना, उनका आधार कार्ड बनाना, उनको वोटर से जोड़ना, उनके नाम से जमीन जायदाद करना, तो स्वाभाविक है कि वो सारे लोग पब्लिक नाराज थे उससे और उसके कारण से एनडीए गठबंधन के लोगों ने वोट किया है। अगर डिवीजन करें संथाल परगना में, कोल्हान परगना में, इन सब में कितने सीट पाने को? नहीं, मैं इस प्रकार की डिवीजन नहीं करता हूँ कि जो कि हर प्रमंडल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को वोट भी मिला है और जीत भी रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि हम लोग आगामी मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा बार बार कि भाई आप और इंतजार करिए, आज शाम तक सारे रिजल्ट आ जाएंगे और विधायक दल बैठेगी और इसके बाद अपने नेता का चयन करेंगे और आप सब लोगों को बुला करके हम बता देंगे। बड़े कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं बाबूलाल मरांडी, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी ईज में दिखाई दे रही है। संथाल परगना से आते हैं बाबूलाल मरांडी। अगर बीजेपी एनडीए की यहां पर जीत होती है तो ऐसे में एक बड़ा चेहरा है, मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। और संथाल परगना की बात कर ले, यहीं से आते हेमंत सोरेन भी, तो आप ये समझ लीजिए कि इस पूरे परगना में दो चेहरों के भी बीच की लड़ाई है। लेकिन एक बार फिर से महाराष्ट्र पर आते हुए प्रदीप जी, सवाल फिर से दोहराती हूं आपके सामने, बहुत कुछ स्टेक पर है दोनों ही गठबंधन के लिए। केवल दोनों गठबंधनों के लिए ही नहीं बल्कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए भी, बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी इसका इम्पैक्ट जो है वो नेशनल पॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा। महाराष्ट्र के नतीजे का खास तौर से हरियाणा के बाद देखिए दो तीन ट्रेंड है। एक 14 से महाराष्ट्र में चला कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी हो गई, नंबर 4 से सीधे नंबर 1 पर पहुंच गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो फिर नीचे फिसल गई। तो अब वो ट्रेंड जो है उसको स्थायी माना जाए या जो पहले चल रहा था उसको माना जाए, ये चुनाव का नतीजा जो है इस बात को तय करेगा कि 14 में जो ट्रेंड चला था वो अब कंटिन्यू करेगा या लोकसभा चुनाव ने उसको रोका तो वो रुका रहेगा। एक तो ये है। दूसरा, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस जितने इतने लंबे समय तक महाराष्ट्र में राज किया उसकी हालत बहुत ख़राब है। पिछले चुनाव में तो चौथे नंबर पर थे, लोकसभा चुनाव में जरूर उभर कर वो पहले नंबर पर आए हैं। अब क्या वो स्थिति को बरकरार रख पाएंगे? अगर ऐसा होता है दोनों परिस्थितियों में, अगर बीजेपी नंबर 1 होती है तो उसका असर जो है नेशनल पॉलिटिक्स पर और उसके अलावा केंद्र की सरकार पर पड़ेगा, उसके स्थायित्व पर। दोनों ही पार्टी की बात करें तो एक चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और दूसरी तरफ राहुल गांधी, जिन्हें लोकसभा चुनावों में कामयाबी मिली, काफी कॉन्फिडेंट नजर आए, अपने नारों को गढ़ा। अडानी का जिक्र भी किया गया, संविधान का जिक्र भी राहुल गांधी की तरफ से किया गया। अब इसका कितना इम्पैक्ट महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ा या महाराष्ट्र के वोटर्स पर पड़ा, समीर जी आप बता दीजिए। अब तो कुछ ही देर का वक्त है, तकरीबन 1 घंटे का वक्त बचा है। क्या रिपोर्ट आपको महाराष्ट्र से मिल रही है? किसके खेमे में आज लड्डू बट सकते हैं?